केरल के कोच्चि शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहां से बेहद ही बदबू आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी साल 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी से एक गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहां से इंसानी बदबू आ रही थी। वहां के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही गई। यानी ये तो समझ में आ गया इसमें कोई इंसान था, पर कौन, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि ना सिर था ना पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले, कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन यह समझ में आ गया कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिली है, असल में पूरा मामला सागर की गहराई से भी अधिक उलझा हुआ है। अब ये खबर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। ये खबर आई पनंगत झील के पास एक ड्रम में लाश मिली, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं, मरने वाला आदमी है या औरत पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एनके उन्मेष को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, 1 स्क्रू, 1 वॉशर, टूटा हुआ जबड़ा। अब बाल के छोटे टुकड़ों को देखकर एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र के ही किसी लड़के या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीबन 50 सेंटीमीटर की थी। ये लंबाई औसतन लड़कों के बाल से ज्यादा है, लेकिन फिर यह तय हुआ कि कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यह तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का है या लड़की। इसी बीच ड्रम से मिले इंडियन करेंसी को शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपए के 3 नोट और 100 रुपए का नोट था, लेकिन ये नोट 2018 में बंद हो चुके थे, क्योंकि ये नोट 18 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद किए जा चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने यह मान लिया कि जिस भी किसी का यह लाश है उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। यह मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से पहले का ही होगा। अब सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कोई लड़के की जांच करें या फिर लड़की की। उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल की या फिर उससे भी ज़्यादा उम्र की, क्योंकि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया कि शेरलॉक होम्स भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए। आखिर करे तो क्या करें। अब कुछ दिन बीते, पोस्टमार्टम की जाँच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018। उस दिन डॉक्टर एनके उन्मेष को एक हड्डी के टुकड़ों में 1 स्क्रू और वॉशर मिला। करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ आया उस हड्डी के ढांचे में ये बड़ी एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में ये स्क्रू फिट किया हुआ था। लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं पढ़ने में आ रहा था जिससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन यह जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर उन्मेष ने सीबी टॉम को फोन कर दिया। ये बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है, जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया होगा, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना मुश्किल है। ये सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंची। उसने स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो करानी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा लेकिन अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। वो शब्द था PITKAR। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है, जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि या एर्नाकुलम जिले के किस हॉस्पिटल में हुआ, किस मरीज के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी चुनौती थी। अब ये भी नहीं पता था कि आखिर ये किस साल में लगवाया गया होगा।
मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उस मरने वाली की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम 2016 से पहले के होंगे, इसलिए पिटकर कंपनी अधिकारियों से संपर्क कर ये डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां कहां और किन मरीजों को ये स्क्रू लगाए गए थे, इसकी डिटेल्स निकाली गई। शेरलॉक होम्स की अगुवाई में 5 से ज्यादा पुलिस टीमें इसकी जांच में जुट गई। तब जाकर केरल के सभी 6 मरीज की जानकारी मिल गई। इन मरीज में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र करीबन 60 साल। वो महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लग रहा था कि मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल की होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बड़ी एरिया में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया, उसका नाम निकाला गया। तब अश्वती का नाम मिला। रिश्ते में शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अश्वती के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहाँ है। जवाब मिला कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अश्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद वो शकुंतला यानी अपनी माँ से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। अब लगता था कि वो कहीं गायब है। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा, आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई गई। तब उसने बताया कि मेरी और माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई है, लिहाजा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। पुलिस को अश्वती पे शक हुआ। उसने उसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी उस लड़के से शादी करे, जिस वजह से कई साल अश्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। कई सालों तक वो संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अश्वती के 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर लिया था। वो स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की बात है जब अश्वती और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और इन दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद अश्वती साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर माँ शकुंतला के पास आ गई। कोची के उसी इलाके में माँ और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अश्वती की मुलाकात टीएम साजिद से हुई। साजिद सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स में कार्यरत था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। साजिद कई बार अश्वती के साथ ही उसके माँ वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अश्वती को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए सहारा भी मिल गया। लेकिन अश्वती की माँ शकुंतला को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अश्वती से पूछा कि सजिद कहाँ है। तब इसकी पूरी जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई। अश्वती ने बताया कि इस साल 2018 में 9 जनवरी को ही सजिद की अचानक मौत हो गई। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबार में झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबर छपी थी। जांच अधिकारियों को यह अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन साजिद की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई हार्ट अटैक आने से मौत हुई थी, लेकिन ये इत्तेफाक बेहद अजीब था। लिहाजा पुलिस ने अब सजिद का बैकग्राउंड तलाशने लगी। अब सजिद की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उससे पहले ही शादी की गई थी। उसका एक बच्चा भी था। अश्वती से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने सजिद के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो ये पता चला कि उससे शकुंतला काफी नाराज रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सजिद की पत्नी से पूछताछ की। उसमें यह पता चला कि हाँ, ये बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर पुलिस ने अश्वती से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई तब क्या हुआ था। अश्वती ने बताया कि मां के पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुए थे। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल से 15 सितंबर की छुट्टी हुई थी। उसी दिन घर आ गए थे, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया। दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए, इसलिए बच्चों और मुझे ना कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए अश्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहां से खरीदा गया था, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। सजिद के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सजिद के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब जाकर मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ पाया। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश है वो शकुंतला की है।
उनकी हत्या सजित ने ही की थी। हत्या करने के पीछे की वजह भी उसने बताई। शकुंतला को पता चल गया था कि सजित पहले से शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस बारे में वो बार बार धमकी देती थी। इस बारे में वो बेटी को पूरी बात बता देगी। 19 सितंबर 2016 को जब अश्वती घर से बाहर दूसरे लॉज में चली गई, उसी के बाद सजित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बाकायदा इसके अलावा उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर 2016 के बीच में ही शकुंतला की हत्या कर दी गई। फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीजें भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया गया, जिससे लाश का पता ही ना चल सके। इसके बाद ऑटो रिक्शा में उसे ड्रम को लाद कर उसी झील में फेंक दिया गया। जिस ऑटो से लाश से भरे ड्रम को ले जाया गया था वो सुरेश का ही था। अब वही ड्रम कुछ महीनों के बाद उसी झील के एक छोर पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरों ने भी देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफी बदबू आने लगी। तब पुलिस को जानकारी मिली थी। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। और माँ तो नाराज रहती थी, इसलिए सजित से कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना 2 सालों तक जिस माँ को जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी, ना कभी समझ सकी जिसके साथ वो 2 सालों से रह रही है। असल में वही उसकी माँ का कातिल था। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही सजित भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि किसी केमिकल के ज्यादा सेवन से सजित को सर्वाइकल अटैक आया और मौत हो गई। दोस्तों, इस मर्डर मिस्ट्री में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।